और अब वे और भी खराब हो गए, लेकिन कोई भी प्रतिवाद करने का साहस नहीं कर पाया। वे भली-भांति जानते थे कि यदि यह घटना कहीं और हुई होती तो उत्तरी शीतनगर उनसे तुरंत शत्रुता कर लेता। दोस्तों, ये एपिसोड आपके लिए शून्य गाथा यूट्यूब चैनल द्वारा बनाया गया है। कृपया ओरिजिनल क्रिएटर को ही सपोर्ट करें। 1530 के बाद के एपिसोड सबसे पहले सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद। जब आश्चर्य और उलझन की लहरें धीरे-धीरे शांत हुई, तब दर्शकों की आंखों में दया का भाव आ गया। विशेष रूप से पूर्वी खंडहर दायरा और पश्चिमी खंडहर दायरा इस दुर्भाग्य में आनंद ले रहे थे। राजपिता का उपदेश सही है, यह बालक आज की घटना को नहीं भूलेगा, अमरांत ने आंखें बंद करके कहा। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, मैं अमरांत अपने मास्टर की ओर से केंद्रीय खंडहर युद्ध की देखरेख करूंगा। कोई भी प्रतिभागी युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा और कोई भी दर्शक बिना उचित कारण युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी भी अवज्ञा को बिना प्रश्न के दंडित किया जाएगा। यह ऐसा लगा मानो अमरांत अभी अभी हुई सारी घटना को मिटाने के लिए सभी का ध्यान केंद्रीय खंडहर युद्ध की ओर मोड़ना चाहता हो। नवदीप स्वर्गीय महल का अमरांत गुप्त तलवार महल का युवा पैलेस मास्टर यहाँ केंद्रीय खंडहर युद्ध की शुरुआत की घोषणा करता है। उसकी आभा अचानक प्रकट हुई और एक दिव्य संप्रभु की शक्ति के साथ सभी के हृदय और आत्मा को झकझोर गई। केंद्रीय खंडहर युद्ध की रैंकिंग इस बात से तय होती थी कि किस पक्ष के सभी प्रतिभागी सबसे पहले हार जाते हैं। इसलिए युद्ध भूमि पर सबसे पहले खड़े होने वाला व्यक्ति निस्संदेह नुकसान में होता था। पहले ही तय किया गया था कि पिछले केंद्रीय खंडहर युद्ध का विजेता पहले आगे आएगा और इस वर्ष भी इसका अपवाद नहीं था। केंद्रीय खंडहर युद्ध में नेतृत्व करने का एकमात्र लाभ यह था कि जब कोई भी आगे आने को तैयार न हो तब वह किसी भी पक्ष को बलपूर्वक चुनौती दे सकता था। धातु की एक तेज आवाज गूंजी और एक बलशाली आकृति उत्तर दिशा से उछलकर युद्ध भूमि के मध्य में उतर गई। अपना हाथ उठाकर और अपने चारों ओर गहरे तूफान को उमड़ने देते हुए उस व्यक्ति ने ऐसी आवाज में घोषणा की जो पूरे केंद्रीय खंडहर युद्ध भूमि के हर कोने तक पहुंच गई। मैं उत्तरी शीतनगर का मुकुंद हूं। क्या कोई है जो मुझसे युद्ध करना चाहता है? उसकी गर्जना के बाद पूर्ण मौन छा गया। अन्य तीनों दायरों में से किसी ने भी उसकी चुनौती का उत्तर नहीं दिया। सभी स्तर 10 के दिव्य राजाओं की गहन ऊर्जा समान नहीं होती थी। वास्तव में स्तर 10 के एक प्रारंभिक दिव्य राजा और स्तर 10 के एक चरम दिव्य राजा के बीच का अंतर लगभग दो अलग अलग दायरों जैसा होता था। भले ही दो व्यक्तियों की गहन शक्ति और नियंत्रण बिल्कुल समान हो, फिर भी उनकी गहन कलाओं की शक्ति आसानी से विजय या पराजय का निर्णय कर सकती थी। दुर्भाग्य से दूसरों के लिए उत्तरी शीतनगर इन दोनों ही मामलों में सर्वोच्च था। इसी कारण कोई भी संप्रदाय पहला युद्ध लेने को तैयार नहीं था, विशेष रूप से उत्तरी शीतनगर के विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं। समय मौन में बीतता रहा और 10 श्वासों का समय जल्दी ही निकल गया। जब मुकुंद की चुनौती स्वीकार करने के लिए कोई आगे नहीं आया तब उत्तरी शीत दिव्य सम्राट खड़ा हुआ और घोषणा की, 10 श्वास बीत चुके हैं। मुकुंद, अब तुम्हें अपने प्रतिद्वंद्वी को चुनने की अनुमति है। यदि प्रतिद्वंद्वी चुनौती स्वीकार करने से इनकार करता है तो उत्तरी शीतनगर को स्वतः विजय मिल जाएगी। मुकुंद मुस्कुराया और अचानक दक्षिण दिशा की ओर मुड़ गया। उसकी मुस्कान अर्थपूर्ण हो गई और उसकी आवाज तुरंत लापरवाह और उपेक्षापूर्ण हो गई। मैं दक्षिण फेनिक्स दिव्य राष्ट्र को चुनता हूं। कृपया युद्ध के लिए आगे आए। बोलते समय मुकुंद ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उंगलियों को हल्का सा हिलाया। यह स्पष्ट रूप से दक्षिण फेनिक्स दिव्य राष्ट्र को उकसाने बल्कि उनका अपमान करने का संकेत था। दक्षिण फेनिक्स दिव्य राष्ट्र की ओर खड़े सभी लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और भीड़ में धीमी फुसफुसाहट फैल गई। केंद्रीय खंडहर युद्ध का पहला युद्ध अक्सर ऐसा ही होता था, लेकिन उत्तरी शीतनगर ने कभी भी दक्षिण फेनिक्स दिव्य राष्ट्र को नहीं चुना था। कारण यह था कि दक्षिण फेनिक्स दिव्य राष्ट्र की युद्ध व्यवस्था बहुत कमजोर थी। अधोलोक खंडहरों के शासक के लिए सबसे कमजोर दायरा को चुनौती देना उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी थी। उत्तरी शीतनगर के इस निर्णय पर वास्तव में किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। यह पूरी तरह दक्षिण फेनिक्स दिव्य राष्ट्र या अधिक सही कहें तो वान्या की गलती थी। यदि वान्या ने अमरांत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो उत्तरी शीतनगर की बात ही छोड़ दे, पूर्वी खंडहर संप्रदाय और पश्चिमी खंडहर संप्रदाय भी दक्षिण फेनिक्स दिव्य राष्ट्र का अपमान करने से बचते। इसी कारण अमरांत ने युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अपना प्रस्ताव घोषित किया था। लेकिन उस प्रस्ताव का परिणाम सभी के लिए अप्रत्याशित था और यह समझने के लिए किसी प्रतिभा की आवश्यकता नहीं थी कि अब दक्षिण फेनिक्स दिव्य राष्ट्र के साथ क्या होने वाला है। उत्तरी शीतनगर अंत तक दक्षिण फेनिक्स दिव्य राष्ट्र को दबाता रहेगा और पूर्वी खंडहर संप्रदाय तथा पश्चिमी खंडहर संप्रदाय भी अमरांत की कृपा प्राप्त करने के लिए उनका पूरा समर्थन करेंगे। इस बीच दक्षिण फेनिक्स दिव्य राष्ट्र की ओर खड़े सभी लोगों के चेहरे बेहद खराब दिखाई दे रहे थे। अपने हाथों को कसकर खींचते हुए और दांत पीसते हुए हरिदत्त अचानक बोला, वान्या, यह सब तुम्हारी गलती है। यह विस्फोट केवल इसलिए नियंत्रित था क्योंकि वे सार्वजनिक स्थान पर थे। यदि वे निजी स्थान पर होते तो वह अब तक क्रोध में फट पड़ा होता। वान्या ने कुछ नहीं कहा। मैं जाऊंगा। जमाल आगे बढ़ा। ऐसे अपमान के बाद वे इस युद्ध को हारने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यदि हार भी जाएं तो कम से कम यह सुनिश्चित करना होगा कि दक्षिण फेनिक्स दिव्य राष्ट्र अपनी प्रतिष्ठा खोए बिना लड़े। हरिदत्त ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। जमाल, तुम्हारी आवश्यकता महत्वपूर्ण युद्धों के लिए है, तुम जाओ। जीत नीले वस्त्र पहने एक व्यक्ति युद्ध भूमि में कूद पड़ा।